नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे टीचर भर्ती, सीजी टेट, प्री बीएड इन सभी के एग्जाम्स के बारे में। आप जान रहे हैं अभी टीचर की वैकेंसी निकली है, साथ ही साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपका टेट की जो आपका एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है, और साथ ही साथ प्री बीएड, प्री डीएलएड के एग्ज़ाम का टाइमिंग भी आ गया है। तो इन सभी चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है शिक्षण शास्त्र। ओके, और शिक्षण शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो डाला ही इसलिए गया है क्योंकि आप में टीचर की क्वालिटी है या नहीं, ताकि आपको टेस्ट कर सके। तो जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल दीजिए, और जो टीचर भर्ती का जो अभी निकला है वैकेंसी, दोनों का लगभग सिमिलर सिलेबस होता है। और साथ ही साथ प्री बीएड डीएलएड में भी ऐसे क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से पूछे जा सकते हैं जो बाल विकास से संबंधित हो। तो हमने उसी को ध्यान में रखकर ये जो टॉपिक्स है वो शुरू किए हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जितने भी लगभग टॉपिक है वो सब हम लोग जो है यूट्यूब में ही कवर करवाएंगे। और अगर आपको इसका यूट्यूब का नोट्स चाहिए तो आप हमारे सीजीपीएससी नॉलेज हब, पूरा नाम याद रखिएगा, सीजीपीएससी नॉलेज अलग चैनल है, सीजीपीएससी नॉलेज हब अलग चैनल है। ओके, थोड़ा सा एक अंतर रखिएगा, हमारा वहाँ पे लोगो दिखता है, आप उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर यूट्यूब लेक्चर का सेशन मिलेगा, सामने फ्रंट पेज में आपको दिख जाएगा। वहाँ यूट्यूब लेक्चर के सेशन में जाकर जो है आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही साथ जो एमसीक्यू वगैरह आते हैं टेट और आपका टीचर वैकेंसी के लिए, दोनों सिमिलर क्योंकि रहते हैं आपका सब्जेक्ट वगैरह, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एसआई की टेस्ट की या फिर अलग अलग एडीओ टेस्ट सीरीज के लिए या एडीओ का क्वेश्चन जो आपका पैकेज है उसके लिए, उसके साथ साथ अन्य टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो सीजीपीएससी नॉलेज हब, पूरा नाम याद रखिए और लोगों के साथ इसी पर ही आप क्या करेंगे, जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अन्य जानकारियों के लिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र की। पहला टॉपिक आता है बाल विकास क्या होता है। बाल विकास मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा लेता है, और जब उसके किशोरावस्था तक के अंत तक उसमें जो परिवर्तन होते हैं वही कहलाता है बाल विकास। जैसे ही वो किशोरावस्था को प्राप्त करता है वो अलग स्टेज में चला जाता है, वो बच्चा नहीं रह जाता। तो बाल विकास बालक से लेकर एक किशोरावस्था तक की अवस्था होती है। तो बाल विकास को पढ़ने के लिए हमको ये जरूरी क्यों है, क्योंकि बाल विकास में ही आप जान पाओगे कि बच्चा किस समय, किस एज में कैसा आपका बिहेवियर रखता है और उसके अनुसार उससे कैसा आपको ट्रीट करना चाहिए। तो बच्चे के जन्म से किशोरावस्था तक का जो जैविक परिवर्तन, मतलब उसके बॉडी पे क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को ही क्या बोलोगे आप, बाल विकास। मतलब मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति किस प्रकार से बदलती है। अगर विकास की अवधारणा को समझे तो विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था है ना। गर्भावस्था मतलब गर्भाधान से जन्म तक, फिर शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। उसके बाद बाल्यावस्था होता है जो 5 वर्ष से 12 वर्ष का होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। युवावस्था 18 से 25 वर्ष का होता है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 का होता है। और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक का मान लिया जाता है। एक सामान्य सा है, इनको ध्यान रखें। किसी भी पेपर में, चाहे टेट हो, टीचर वैकेंसी या बीएड, कहीं पे भी एक पूछा जा सकता है जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं ना, वो किस वर्ष में कौन सी अवस्था है, ध्यान रखना है। ठीक, गर्भाधान से जन्म, जन्म से 5 वर्ष, 5 से 12 है ना, और 12 से 18, 18 से 25, 25 से 55, 55 से मृत्यु तक का, ये क्रमशः ये अवस्था गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये आपके काम का पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भावस्था, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में कुछ जो है अवस्था को डिस्क्राइब किया, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को बकायदा दे के पूछा गया है हेडिंग। तो आपको उन मेन चीजों को पढ़ लेना है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी यहाँ पे समझ में आएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टीचर का अगर दे रहे हैं तो, और अगर आप टेट का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो जो टीचर वाला जो रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट सीरीज है ना, वो फायदेमंद हो सकता है। आप टेस्ट के लिए दे सकते हैं। और टेस्ट के लिए भी आपको सीजीपीएससी नॉलेज हब, पूरा नाम बता रही हूं मैं, विथ लोगो आपका दिखेगा, वहां पर आप डाउनलोड करिए। टेस्ट सेक्शन में जाइए, टेस्ट सेक्शन में जाने पर आपको दिख जाएगा टीचर वाला जो है 12 मई 2023 से शुरू हो गया है टेस्ट। टोटल 10 टेस्ट है, आपको बहुत ही कम शुल्क पे ये टेस्ट अवेलेबल होंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप।
चलिए गर्भावस्था की बात करूं तो गर्भावस्था क्या है? बाल विकास की शुरुआत अवस्था, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता, वो माँ के गर्भ में होता है, तो ये गर्भावस्था हुई। गर्भावस्था का जो समय है ये याद रखें, चाहे आप साइंस के पेपर में दे रहे हो, मतलब साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी, और अलग से बाल्यावस्था से संबंधित या बाल विकास संबंधित क्वेश्चन है उसमें भी बिल्कुल ध्यान रखें। गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन का काल ही गर्भावस्था का काल कहलाता है। इतने दिन का होता है एक सामान्य मनुष्य का, है ना। जब मनुष्य का गर्भावस्था शुरू होता है, मतलब एक कोश से मानव का विकास शुरू होता है, एक कोश से, है ना। उस कोश में एक पित्त कोश होता है, एक मातृ कोश होता है ना, जैसे बोलते हैं शुक्राणु अंडाणु, ये दोनों को मिलके एक कोश बना, उसी कोश से शुरू हुआ एक मानव का विकास। अब इन कोशों में कई चीजें शामिल होती है, जैसे गुणसूत्र क्या होता है। गर्भावस्था में जैसे पूछा कि बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो गर्भावस्था। गर्भाधारण का समय क्या होता है? 40 सप्ताह या 280 दिन। मान लीजिए पूछा कि गर्भावस्था में मेन रोल क्या प्ले करता है, तो गुणसूत्र, है ना। कैसे? किसी भी बालक का बालक या बालिका होना, मतलब किसी बच्चे का बालक या बालिका होना किस बात पर डिपेंड करता है? उसके गुणसूत्र पर। ये गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़े, 23 दूनी 46, है ना। तो 46 की संख्या में होते हैं। महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है, पुरुष में XY होता है। जब महिला का X पुरुष के X से संयोजन करता है तो XX यानी कि महिला बच्चा पैदा होगा, मतलब फीमेल चाइल्ड होगा। और अगर महिला का जो X है वो Y से संयोजन करता है तो XY यानी कि पुरुष चाइल्ड होगा, है ना, या बोल सकते हो बालक होगा वो। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती है गुणसूत्र पे। किसी बच्चे का लिंग क्या होगा ये किस पर निर्धारित होता है? गुणसूत्र पर। 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं ना, वो अलैंगिक गुणसूत्र होता है, मतलब वो लिंग का निर्धारण नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है, यानी कि हर किसी में वो लास्ट का जो एक जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। 22 जोड़ी में आपका XY XX कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलैंगिक गुणसूत्र है जो उसके विकास के लिए जरूरी है। लेकिन उसका बालक या बालिका होना ये लैंगिक गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, जो मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। याद रखना कितने जोड़ी? एक जोड़ी। और ये इसकी जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। यही जीन आनुवंशिकता का वाहक होता है, पेरेंट से किसमें जाता है? बच्चों में। तो जीन ही क्या है? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता जो होता है, आनुवंशिकता उसका जो है आपका मतलब एक प्रकार से वाहक, ये वाहक लिखा है उसको वाहक वरना वाहक माना जाता है। अब लिंग का निर्धारण जैसे है, पहले ही बताया मैंने, लैंगिक गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करेगा, जो कि आपका X जो है X से संयोजन करेगा तो महिला होगा, X जो है Y से संयोजन करेगा तो पुरुष होगा। तो आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि किसी बच्चे का बालक या बालिका होना किस पर आधारित है, तो पुरुष पर, पिता पर आधारित है, क्योंकि पिता में ही पाया जाता है XY गुणसूत्र। माता में तो दोनों सेम ही है, लेकिन पिता में तो अलग अलग है। तो XX संयोजन होगा कि X का Y से संयोजन होगा, ये डिपेंड कैसे है? पुरुष पे। पुरुष का क्या देता है, पुरुष अपना कौन सा डोनेट कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो भी गुणसूत्र पुरुष का डोनेट जो है आपका डोनेट करेगा उस पर ही क्या कर सकते हैं? हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। और इस प्रकार लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्यों? क्योंकि लिंग के आधार पर ही समाज में विभेद होता है। समाज में महिला के लिए या पुरुष के लिए, चाहे कार्य बोलो चाहे कर्तव्य बोलो, वेशभूषा परिधान से लेकर नियम कानून, हर एक चीज आपका लिंग पर ही डिपेंड करता है। तो गर्भावस्था में लिंग का जो महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, और जब गर्भावस्था समाप्त होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो किस लिंग के साथ पैदा हुआ है, क्या वो महिला है, क्या वो पुरुष है, इस पर ही पूरे सामाजिक जो विकास है बच्चे का वो फिर आधारित होता है। क्योंकि महिलाओं के लिए अलग नियम कानून वेशभूषा समाज में तय है, पुरुषों के लिए अलग तय है, तो उनका विकास भी उन्हीं के अनुसार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, अगर पुरुष है और वो गाड़ी से खेलता है, कार से खेलता है, मतलब पुरुष है, गुड़िया से खेल रहा है मतलब लड़की है, मतलब समझ सकते हो कि इसके खिलौने तक डिसाइड किससे हो जा रहे हैं? आपका उसके लिंग से हो रहे हैं। अब इन इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो क्वेश्चन आने के लायक है। जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? तो रूढ़िवादी सोच, है ना। जैसे कि नहीं हमें लड़का चाहिए, नहीं हमें लड़की चाहिए, मतलब
लिंग के आधार पर अगर समाज में लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाए तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब लड़के लड़की में विभेद करने का एक रूढ़िवादी सोच। लैंगिक संवेदना क्या है? संवेदना किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के हित में योजना बनाएंगे, महिलाओं के कल्याण विकास की बात करेंगे, मतलब एक आधुनिक सोच है कि महिलाएं पिछड़ी हुई थी, उसको हमको आगे बढ़ाना है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो यहाँ पे क्या है, डाउन सिंड्रोम है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मैंगोलिज्म बच्चे पैदा होते हैं या मैंगोलिज्म पैदा होते हैं, मतलब मंद बुद्धि या मंदाना वाले जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं। कारण क्या होता है, महिलाओं में जब 21वां जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो अलग नहीं हो पाता एक दूसरे से, तो फिर क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम की स्थिति बन जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संतानें मंद बुद्धि किसके कारण पैदा होती है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, पुरुष में जो एक्स गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जैसे 46 गुणसूत्र है ना, 23 आपका जोड़े में रहते हैं जिसमें से 22 अलैंगिक है, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। अब यहाँ पे 46 गुणसूत्र है, लेकिन अचानक से एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया तो उसके कारण 47 गुणसूत्र हुआ। इसी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, महिला में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र जब कम हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर मतलब पुरुष में एक गुणसूत्र बढ़ गया, लेकिन महिला में क्या, एक्स गुणसूत्र एक क्या हो गया, कम हो गया, तो टर्नर सिंड्रोम। तो ये क्या हो जाता है, 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाता है। फीटल काल क्या कहलाता है, गर्भावस्था में जो रहता है, फीटस जो बोलते हैं, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो फीटल काल है, जो 2 माह से लेकर 7 माह का समय रहता है, वही कहलाता है फीटल काल, जिसमें आपका जो पेट वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है ना, वही वाला है फीटल काल। गर्भावस्था में क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, ये गर्भावस्था की क्या विशेषताएं होती है, तो 4 सप्ताह में शिशु का हृदय धड़कना शुरू करता है, यानी कि 1 माह का जब बच्चा का होता है तो शिशु की धड़कन महसूस हो जाएगी। 7 सप्ताह में जो है आपका शिशु गर्भाशय में गति करना और हलचल करना शुरू कर देगा, हल्का हल्का पता चलना शुरू हो जाएगा। 14 सप्ताह में शिशु छींकना, खांसना, इस तरीके से प्रवृत्ति शुरू कर देगा, जिसको मैकडूगल ने बोला है कि हाँ 14 सप्ताह में बच्चा छींकना खांसना शुरू करता है। फिर 3 माह जब बच्चे का होता है तो बच्चे का आंख, बच्चे का मस्तिष्क, इसका निर्माण जो है शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। और 5 माह में फिर सिर के बाल आना शुरू हो जाते हैं। और 7 माह में शिशु सपने देखना शुरू करता है। जे.एस. रोस ने इसके समर्थन भी किया है। 40 सप्ताह 280 दिन के बाद गर्भावस्था में जो है शिशु का पूरा विकास हो जाता है, फिर वो बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि अब वो जन्म हो जाता है, शैशवावस्था में प्रवेश करता है। तो प्रारंभिक अवस्था अलग अलग चरणों से गुजरती है। तो मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे के हृदय की धड़कन किस गर्भावस्था की किस समय सुनाई देती है, तो 4 सप्ताह है ना। हृदय कब बनता है, मतलब बोल दिया जाए, मतलब हृदय की धड़कना मतलब हृदय बन गया। खांसना छींकना कब शुरू करता है, 14 सप्ताह में। मस्तिष्क का निर्माण तो 3 माह में। ये सारे क्वेश्चन आने लायक हैं। अब नीचे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज हमारा शैशवावस्था, जो 0 से 5 वर्ष का होता है, जहां पर वो भावी जीवन की आधारशिला के रूप में इसको देखा जाता है, इस अवस्था को, क्योंकि इस समय समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए बच्चे का जो विकास है वो पूर्ण रूप से होता है। इसमें पूरा उसके व्यवहार में, उसके खान पान में, उसकी छोटी छोटी मूल प्रवृत्तियां इस पूरे अवस्था पर डिपेंड करती है। अब शैशवावस्था में देखो ना, बच्चा कैसे सीखता है, चलना फिर शुरू कर रहा है, बोलना शुरू कर रहा है, हर एक चीज, मतलब उसके मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ ये अवस्था होती है ना। इसमें जो है सुख की चाह, मतलब बच्चा हर कार्य से बचना चाहता है, वो कष्ट नहीं, वो मतलब वो उसको जो कष्ट होता है वो हर एक काम नहीं करना चाहता, बच्चा आराम चाहता है। ये शैशवावस्था है। इसमें कैसे लक्षण दिखेंगे आपको, शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा, शिशु शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो है अपरिपक्व होगा, उसको समझ नहीं होगी। शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण जैसे आदि विकास जो है वो तेजी से होंगे। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखेगा, मतलब दूसरे को देख देख के क्या करेगा, सीखेगा। परिभाषाएं भी है, जैसे वैलेंटाइन ने बोला है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, जो क्वेश्चन आ सकता है, वैलेंटाइन का कहना है सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, है ना। वॉटसन ने बोला है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वो किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है ना, अन्य अवस्था से बहुत तीव्र होती है वो, मतलब बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता है।
अब आते हैं बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष का होता है। ये भी मानव विकास का एक अलग काल माना जाता है। बाल्यावस्था जिसमें स्कूल जाता है ना, वो यहाँ पर विकास थोड़ा जटिल अवस्था में होगा। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि बालक अब समझने योग्य हो गया है, थोड़ा परिपक्व उसकी बुद्धि होने चालू होती है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक वो परिवर्तन देखता है। इसमें 2 तरीके से होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यकाल जिसको कहा जाता है। इसमें तेजी से बालक बढ़ता है, और एक उत्तर बाल्यकाल होता है जब बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। 12 वर्ष जब पूर्ण होने वाला रहता है, उस समय का काल स्थायित्व प्राप्त करता है। बालक का जो विकास है शुरुआत में तेजी से ग्रो करेगा, फिर उत्तर बाल्यकाल में क्या करेगा, वो स्थायित्व में आ जाएगा। फ्राइड ने इसके लिए बोला है कि इस अवस्था में जो बालक है उसमें तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, तनाव नहीं झेलता, और जो बाहरी दुनिया है उसको समझने लगता है, परंतु अभी भी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ रहता है। तो ये आपका क्या है, बाल्यावस्था है। मतलब वहां पे तनाव की स्थिति थोड़ी समाप्त होकर समझने का कोशिश तो करता है, बस परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाता। इस अवस्था को हम जो है एलिमेंटरी स्कूल एज, या फिर आपका स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु, या डर्टी एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय बच्चा जो है कुछ भी काम करते रहता है, तो इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। बालावस्था को एलिमेंटरी स्कूल एज, स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या डर्टी एज, अलग अलग ध्यान रखना इसको। उसके अलावा इसको खेल की अवस्था, समूह की अवस्था है ना, क्योंकि इस समय खेलना शुरू करता है, समूह में जाना शुरू करता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था, विद्यालय की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था है ना, खिलौनों की अवस्था, जिसमें वो आपका पूर्व बाल्यकाल जो रहता है ना, 2.5 से 5 वर्ष याद रखना, पूर्व बाल्यकाल या प्रारंभिक बाल्यकाल कहलाता है। काल सैनिक ने ऐसा बोला है। और फिर बाकी जो 5 वर्ष है से 12 वर्ष वाला एरिया रहता है, वो या एज रहता है, वो आपका उत्तर बाल्यकाल कहलाता है ना। या पूर्व बाल्यकाल को आप जो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का कुछ समय मान सकते हो। हालांकि पूर्ण रूप से हम बाल्यकाल को 5 से 12 वर्ष ही लेंगे, लेकिन अगर प्रारंभिक बाल्यकाल ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 2.5 से 5 वर्ष को लगा सकते हो आप, जिसमें आंगनबाड़ी जाते हैं ना बच्चे वो। खैर परिभाषाओं पे आते हैं। कोलब्रुश ने कहा है, कोल और ब्रश ने, बाल्यावस्था एक संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल है। इस समय संवेदनात्मक विकास होता है। रॉस बोलता है कि ये बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, मतलब बालक समझता है परिपक्व है परंतु मिथ्या है वो। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। किलप्रैटिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। फ्राइड ने बोला है बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राइड का कथन है जीवन निर्माण का काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? फ्राइड ने। ओके, अब इस विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे शारीरिक मानसिक रूप से अब स्थिरता आएगी। 6 से 7 साल का जब बालक होगा तो शारीरिक मानसिक विकास उनका स्थिर होना शुरू होगा, है ना। और इसमें बाल्यावस्था में जरूर रहेंगे परंतु उनका विकास थोड़ा स्थिर होना, स्थिरता आएगी विकास में, मतलब हलचल थोड़ी कम होगी बालक के मन में, उनके शरीर में। उसके बाद सामाजिकता, सहयोग की भावना भी विकास शुरू होगा। बच्चा जो है सबके बीच रहना, सबको सहयोग करना, हेल्प करके रहना, ये सारी चीजें शुरू करेगा इस समय, ठीक है। उसके बाद नैतिकता और चरित्र की भावना का विकास होगा। उनमें अच्छे कार्य करने का, बुरा कार्य करने का, कैसा चरित्र होगा, ये सारी चीजें इसी समय डिपेंड करती है बाल्यावस्था में। जैसे बच्चा हेल्प कर रहा है, अच्छा चरित्र का है, झूठ नहीं बोल रहा है ना, सबसे प्यार से बात कर रहा है, नैतिकता है, ये उसकी चरित्र की भावना है। ये सब विकास शुरू होगा। जीन प्याजे ने कहा है कि लगभग 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक नियमों का निर्माण करना और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करना शुरू कर देता है। मतलब जैसे देखे होंगे जब बाल्यावस्था में रहता है तो भगवान की पूजा कर रहा है, या मान लीजिए किसी को देखा कि भगवान पे विश्वास करो तो भगवान का विश्वास कर ले रहा है। कहीं बोल रहा है झूठ बोलना पाप है तो झूठ बोलना पाप है, ऐसा समझ के वो विश्वास कर रहे हैं। मतलब बालक का जो अवस्था होती है ना, जीन प्याजे बताते हैं कि 8 साल की उम्र में वैसा हो जाता है कि खुद का वो नैतिक नियम बना लेता है, या दूसरे को नैतिक नियम को या समाज के नैतिक नियम को देख देख के उसको विश्वास करना शुरू कर देता है। मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे इसी समय। मूर्त चिंतन की अवधारणा, बालक जो है खुद में सोचने लगता है। उसके अलावा बहुमुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। बाल्यावस्था में ही अलग अलग तरीका का उसका व्यक्तित्व दिखेगा। कभी वो कुछ और रोल प्ले करेगा, कभी कुछ और रोल प्ले करेगा। मतलब उनमें ना
देखना आप, जैसे हमारे यहाँ मान लो 5 साल 6 साल के कोई बच्चा है, तो वो कभी अचानक से एक्टिंग करना शुरू कर दिया, कभी पुलिस बन गया, कभी चोर बन गया, कभी हीरो बन गया, ऐसा टाइप का, कभी टीचर बन रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कभी हाउसवाइफ बन के कोई लड़की खेल रही है, इस तरीके से मतलब उसका व्यक्तित्व तो चेंज होते रहता है। साथ ही अब जैसे कई लोग जो है, कई बच्चा होशियार है तो कोई बच्चा मंदबुद्धि है, मतलब व्यक्तित्व में एक विकास जो है ना, ये बाल्यावस्था के दौरान दिखता है। सृजनात्मकता और रचनात्मकता सीखना, कोई पेंटिंग करना सीख रहा है, कोई गाना गाना सीख रहा है, ये सब इसी बाल्यावस्था में ही शुरू होगा। जैसे सृजनशील बालकों के लिए एक मस्तिष्क उहेलन विधि का जिक्र किया गया है। मस्तिष्क उहेलन विधि है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मस्तिष्क उहेलन विधि। ओके, सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। ध्यान रखना, ये सृजनशील बच्चे हैं, अपसारी चिंतन करते हैं इन लोग। और इसको नई खोज की अवस्था भी कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई खोज की अवस्था कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। तो जिज्ञासा, नई खोज, मौलिकता, है ना, नैतिक नियमों पर विश्वास करना, ये सारी प्रवृत्ति ही बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे बाल्यावस्था से पूर्ण होता है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, जिसको टीन एज कहा जाता है, टीनेजर बोलते हैं जिसको। इसमें मार्गदर्शन की, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती रही तो बच्चा भटक सकता है ना। विकास की सबसे जटिल अवस्था है 12 से 18 वर्ष। इस वर्ष अगर आपका बच्चा अगर संभल गया तो समझो संभल जाएगा, और इस टाइम पे अगर वो बिगड़ गया तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यौन दृष्टि से इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे किशोर है तो उसके शारीरिक बदलाव आएगा, साथ ही मानसिक रूप से चिंता, तनाव, संघर्ष, ये सारी चीजें वो समझने लगता है। जैसे वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, इस समय वो अपराध कर सकता है, वैलेंटाइन ने कहा है ये। ठीक है, रॉस बोलते हैं कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है ये, क्योंकि उस समय परिपक्व होता है ना दिमाग, तो किशोरावस्था में भी एक प्रकार से वैसे ही हो जाता है, उसको समझाना पड़ता है हर एक चीज। कार्ल सैनिक बोलते हैं कि किशोरावस्था में किशोर प्राण को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। उनको ये लगता है कि बड़े हमारे कोई भी काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये कार्ल सैनिक बोलते हैं। स्टेनले हॉल बोलते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने कहा है बड़े संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है और आंधी तूफान की अवस्था, मतलब जहां पे किशोर खुद को होशियार समझेंगे और बड़ों की बातें उनको बुरी लगेगी। विशेषताएं देख लीजिए। शारीरिक व संवेगात्मक परिवर्तन होता है तेजी से। बालक का सर्वांगीण विकास होता है, इसमें उत्तेजना वगैरह भी होती है, और ये समायोजन का समय होता है। इनको शैक्षणिक, व्यक्तिगत तौर पे, व्यावसायिक तौर पे इनको हर तरीके से परामर्श और निर्देशन देना जरूरी हो जाता है, समझाना जरूरी हो जाता है, हर चीज की जानकारी देना जरूरी हो जाता है। उनके सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति किशोरावस्था में ही होती है। अगर कोई किशोर गलत काम कर रहा है तो उसको समाज अस्वीकार करेगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है इसको देखते हुए समाज उसको स्वीकार करेगा। तो किशोरावस्था में ही बालक अपने आप को सामाजिक व्यवहार के साथ क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव की भावना होती है, उनको लगता है कि हमको फ्रीडम दे दी जाए, हम किसी बात पे बगावत कर देते हैं। देश प्रेम की भावना या देशद्रोह की भावना भी इसी समय जागृत होती है, क्योंकि समझना चालू करते हैं। वीर पूजा आदर्श के निर्धारण के साथ इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको मतलब वीर पूजा और आदर्श, मतलब किशोरावस्था में बच्चा वीर हो सकता है या डरपोक हो सकता है ना, पूजा पाठ में ध्यान देगा या नहीं देगा, आदर्श बच्चा होगा कि बिगड़ैल बच्चा होगा, यह सभी का निर्धारण किशोरावस्था में होगा। संवेग, भय और क्रोध, काम की प्रवृत्ति आएगी, उसमें संवेग आएगा, भय आएगा, डर, क्रोध भी आएगा, तो काम प्रवृत्ति मतलब उसमें जो है कुछ यौन इच्छाएं भी जागृत होना इसी समय चालू हो जाती है। अमूर्त चिंतन की तार्किकता, निर्णय क्षमता, मतलब यहाँ पे वो चिंतन नहीं कर पाता, वो सोच विचार की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। अमूर्त चिंतन करता है, मूर्त चिंतन नहीं करता। मित्रों को अधिक महत्व देगा, कि इनको अभिप्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी इनको देनी जरूरी हो जाती है। मतलब आप बीच बीच में उनका मार्गदर्शन करो, उनको सहानुभूति भी दो, उनकी गलतियों पे समझाओ भी, और उनको जिम्मेदारी भी दो। और इसको खुशी रहित अवस्था कहते हैं। बच्चे इस समय ज्यादातर तनाव महसूस करते हैं, उनको ये लगता है कि समाज उन्हें नकार रहा है, और वो थोड़ा एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पे नाखुश रहना शुरू कर देते हैं, अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। दूसरे को देखकर, दुख को देखकर ये लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें फिर देखते देखते क्या हो जाता है? सामाजिक चेतना का विकास होने लगता है। मतलब वो समाज में देख के लगने लगता है उसको कि उसका दुख मेरा दुख है। ये भी किशोरावस्था में ही होगा।
और ये लास्ट स्टेज जो एक पढ़ सकते हैं वो प्रौढ़ावस्था। वैसे तो मृत्यु वाला जो अवस्था है, वृद्धावस्था लास्ट स्टेज है, पर प्रौढ़ावस्था को मैं थोड़ा बता दूं, 18 से 55 साल तक जैसे जैसे किशोरावस्था के बाद युवावस्था वगैरह ढलने लगता है ना, तो प्रौढ़ावस्था आती है। और प्रौढ़ावस्था 18 से 25 को प्रौढ़ में ले सकते हो आप, और 25 से 55 को आप किस में ले सकते हो, प्रौढ़ावस्था में। 18 से 25 जो है युवावस्था है, युवा और प्रौढ़, है ना। जैसे युवा होते हैं तो युवावस्था से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है प्रौढ़ावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में ढलते ढलते वो परिपक्वता की ओर बढ़ जाते हैं। इसको काट सकते हो, 25 से 55 कर लेना। सॉरी। इस अवस्था में जो किशोर की अवस्था है वो परिपक्वता की ओर जैसे जैसे बढ़ती है, तो उनको कैसे लगने लगता है कि हमारे ऊपर दायित्व आ रहे हैं, हम जिम्मेदार हो रहे हैं, ये सब उनको पता चलने लगता है। टीन्स की समाप्ति और 20s का प्रारंभ, ये इनके लिए कहा जाता है जो आपका प्रौढ़ावस्था और युवावस्था है। युवावस्था 18 से 25 साल तक रहते हैं, फिर 25 से 55 में जब वो प्रौढ़ होने लगते हैं तो उनको बोला जाने लगता है कि आपका टीन एज खत्म हो गया, आप 20s शुरू हो गए हो, है ना। जैसे 25 क्रॉस हुआ फिर तो आप प्रौढ़ हो गए, मतलब आपने क्या कर लिया, शादी ब्याह का समय आ गया, नौकरी वोकरी जिम्मेदारी का समय आ गया। तो एक विकास की अवधारणाएं हैं, विकास, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र में, पेडागोगी में कई टाइप के टॉपिक है। तो एक मैंने शुरुआत टॉपिक लिया हुआ है, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, CGPSC नॉलेज हब, मैं बार बार बता रही हूँ पूरा नाम विथ लोगो, आप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वहां से आप यूट्यूब लेक्चर के पूरे PDF प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी आपको टेट में भी काम आएगा, प्री BEd, DLEd और आपका टीचर भर्ती हर किसी में काम आने वाला है। ओके, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।